करते फिर वहाँ पे पढ़ाई खत्म हुई, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई मेरे स्कूल से, ड्रामा स्कूल से। उन्होंने बोला आप उत्तराखंड के अंदर आप नाटक करिए, प्रमोट करिए आर्ट को, क्योंकि अक्षय सर इतने बड़े सुपरस्टार हैं, मतलब वो 30 साल से इंडस्ट्री में अभी भी टॉप है, मतलब वो कायम है इस मुकाम पे। तो मेरे ऐसा जो उभरता हुआ कलाकार है, ऑफ कोर्स मतलब उनको देख के सीखने को मिलता है कि हाउ लाइक ही इज एट दिस पोजीशन, अभी तक कैसे वो खड़े हैं यहाँ तक। कहता हूँ कि आप 10 ऑडिशन देते हो, 10 में रिजेक्ट हो जाते हो, और ऐसा हुआ है सर, मेरे साथ भी होता है। मैं कम से कम सर 5,000 ऑडिशन दे चुका हूँ, 5,000 में से मैं 4-4,500 ऑडिशंस मेरे रिजेक्ट हुए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हताश हो जाऊंगा। मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूँ, मेरे माँ बाप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, मतलब ज़्यादा हम सिंपल ही रहते हैं। खुशी भी होती है तो वो नॉर्मली जाहिर करते हैं, बस नॉर्मली अच्छा है। पापा तो मेरे खासकर, क्योंकि सर ये लोगों को ऐसा नसीब नहीं मिल पाता। लोग क्या करते हैं, एक फिल्म में एक्टिंग करते रह जाते हैं, या एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। पर मैंने दोनों चीज़ें कंप्लीटली करी। मैंने एज एन डायरेक्शन भी, एज एन एडी भी, मैं थर्ड एडी हूँ उस फिल्म में, थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आप देख रहे हैं वार्ता 24। बॉलीवुड में सुपरस्टार अक्षय कुमार की हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, मिशन रानीगंज। मिशन रानीगंज के एक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नीरज नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। नेगी साहब, ये बताइए कि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आप बीटेक स्टूडेंट हैं। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है? सर सफ़र की शुरुआत मैं बोलता हूँ कॉलेज के दिनों से हुई है। कॉलेज के दिनों में मेरे साथ 2-3 खुराफाती लड़के थे मेरे जैसे, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग नाटक ही करते रहते थे बैठ के। अब बड़े मतलब अमेच्योर नाटक होते थे बच्चों के, 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे स्टेज पे करना। तो वहाँ से मुझे चस्का लग गया सर। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जब मेरी पढ़ाई खत्म होने वाली थी बीटेक की, तो मुझे पता लगा एक ड्रामा स्कूल है दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो वहाँ मैं गया, मैंने नाटक देखे, तो मैं और क्यूरियस हो गया देख के कि ये तो लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे लाइट्स लग रही हैं, एक्टर को पूरा स्पॉट मिल रहा है। मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की बात है, एक्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ पे तालियां बजती हैं उसके लिए प्रॉपर। तो फिर मेरा सर लकीली एडमिशन हो गया मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में, भोपाल में। गवर्नमेंट का स्कूल है, एक्टिंग स्कूल, बहुत माना हुआ एक्टिंग स्कूल है। वहाँ पे मेरे को 1 साल का स्कॉलरशिप मिला वहाँ से। वो लोग मुझे हर महीने 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती थी, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। और आपको सिखाने मतलब बहुत फिल्म जगत के बड़े बड़े लोग आते थे, जैसे कि पीयूष मिश्रा, गोविंद नामदेव, ओमपुरी साहब। तो इन लोगों ने हमें पढ़ाया सर। और जब इन लोगों ने पढ़ाया तो हमारा दिमाग और खुल गया सर। मुझे लगा कि एक्टिंग तो बहुत वास्ट फील्ड है। जैसे कि इंसान जब थीसिस लिखता है, डॉक्टर बनता है, उससे वैसी ही पढ़ाई है ये भी बराबर। इसमें मतलब आपको भागीदार होना ही पड़ता है अगर आपको एक विधा को सीखना है। तो करते करते फिर वहाँ पे पढ़ाई खत्म हुई, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई मेरे स्कूल से, ड्रामा स्कूल से। उन्होंने बोला आप उत्तराखंड के अंदर आप नाटक करिए, प्रमोट करिए आर्ट को। तो मैंने देहरादून के अंदर फिर 4 नाटक किए अपनी स्कॉलरशिप के दौरान, और फिर मैं सफल रहा। वो प्रदर्शन मेरे बहुत अच्छे नाटकों के, अच्छे रिस्पॉन्स आए यहाँ के सारे अखबारों में, हर जगह लोगों ने कवर किया उनको। उसके बाद फिर 19 में मैंने रुख किया मुंबई का, 2019 में। तो 19 में मैं भी और लोगों की तरह ऑडिशंस देता था, जैसे नए नए बच्चे आते हैं। कोई मेरा गॉडफादर नहीं है, कोई जानने वाला नहीं था, करता रहा। और फिर सर सफ़र शुरू हुआ मुंबई का। मिशन रानीगंज में के बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए। जी, तो सर मिशन रानीगंज जो है, ये एक तो इस ज़माने की बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि मिशन रानीगंज एक सच्ची घटना पर आधारित है। जसवंत सिंह गिल जी, जिन्होंने रानीगंज में 65 माइनर्स को ज़मीन से ज़िंदा बाहर निकाला था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। उन्हें इसके लिए जीवन सर्वोत्तम पदक मिला था हमारे राष्ट्रपति जी से। और गिल साहब मतलब एक मिसाल थे उस समय। और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो एक ऐसी बायोपिक्स करने का मौका मिलता है आपको, जिसमें सारे किरदार असलियत के थे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, एक ब्रेवरी की, जो पूरी दुनिया को पता लगनी चाहिए, पर भारत को तो जरूर पता लगनी चाहिए। तो ये भारत का इतना बड़ा रेस्क्यू था जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है अभी। तो अक्षय कुमार जी इस कहानी को बाहर लेके आए हैं। हमारे टीनू सर जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हिमाकत दिखाई है। मेरा प्रोडक्शन जो हमारा है पूजा फिल्म से, उन्होंने बैक किया इस फिल्म को। तो ये बहुत कमाल की फिल्म है, सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस फिल्म में मेरा भी एक अहम किरदार है। तो ये फिल्म देखिए प्लीज़। अक्षय कुमार के साथ आपने काम किया, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हुई है मेरे साथ, और मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, क्योंकि अक्षय सर इतने बड़े सुपरस्टार हैं, मतलब वो 30 साल से इंडस्ट्री में अभी भी टॉप है, मतलब वो कायम है इस मुकाम पे। तो मेरे ऐसा जो उभरता हुआ कलाकार है, ऑफ कोर्स मतलब उनको देख के सीखने को मिलता है कि हाउ लाइक ही इज एट दिस पोजीशन, अभी तक कैसे वो खड़े हैं यहाँ तक। मैंने देखा सर बहुत डिसिप्लिन्ड है, हर चीज़ टाइम से हो जाती है जब आते हैं, और मतलब ही इज़ ऑसम, मतलब जब वो काम करते हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी कि थोड़ी उनकी क्वालिटीज़ चुरा लूँ और अंदर आ जाए मेरे, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना। नीरज जी, आप उत्तराखंड से आते हैं और
यहाँ पर जो है आपने बीटेक किया, एक फैमिली प्रेशर रहता है, एक सोशली प्रेशर रहता है कि भाई बीटेक करने के बाद जॉब करनी है। अक्सर बीटेक करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियां लोग चुनते हैं कि हमें बड़ा से बड़ा पैकेज मिला। आप एक डिफरेंट फील्ड में गए हैं, तो एक इस प्रेशर को आपने कैसे वो किया गया? सर प्रेशर तो बहुत था, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ, मतलब बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। मेरे फैमिली में कोई भी आर्ट से रिलेटेड नहीं है ना, सब जॉब वाले हैं। मेरे पापा रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है। तो दबाव बहुत था क्योंकि घर का बड़ा मैं ही हूँ, और बीटेक करने के बाद इतना महंगा कोर्स करने के बाद आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जॉब मिली थी 1 महीने करी, उस समय 18 मतलब 15 में 25,000 रुपये की सैलरी थी। जिस दिन सैलरी है मैंने उस दिन नौकरी छोड़ दी थी। मैंने बोला मेरी पहली और आखिरी सैलरी है, मैं इसके बाद जॉब नहीं करूँगा। और मैंने घर वाले से झूठ बोला था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, और दिल्ली में था मैं उस समय। तो मैं मंडी हाउस में थिएटर कर रहा था उस समय, ताऊ जी क्या रहता था अपने, तो थिएटर कर रहा था उन दिनों। और मेरे लिए बस एक डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, या तो मेरा ड्रामा स्कूल में एडमिशन हो जाए, या तो फिर से मैं वही रोज़मर्रा की जॉब में घुस जाऊँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो ड्रामा स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया ना। उत्तराखंड से मैं अकेला था अपने बैच में, पूरे भारत से 25 बच्चे लेते हैं, और हो गया सर। तो पापा को उस समय कुछ सांस आई कि चलो ये कुछ कर सकता है शायद। और क्योंकि पैसे उनको हमको देने नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कूल है, फंडेड है। तो मैंने बोला फ्री में पढ़ाई कर रहा हूँ पापा, मौका दो, मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। तो वहाँ पे सर बहुत सीखा, ओमपुरी साहब से लेकर रघुवीर यादव, गोविंद नामदेव, पीयूष मिश्रा। फॉर्चुनेट रहा इन लोगों से मतलब पढ़ने का मौका मिला। और उसके बाद सर फिर मुंबई का रुख अभी आप देख ही रहे हैं सर, कोशिश जारी है। अच्छा नीरज जी, ये बताइए, अक्सर ये देखा जाता है कि उत्तराखंड के कई बच्चे अभिनय के लिए मुंबई पहुंचते हैं, उनका बड़ा लंबा संघर्ष रहता है। तो ये भी चर्चाएं रहती है कि भाई वहाँ पर कोई नकली इंस्टीट्यूशन में लड़के फंस जाते हैं, फिर वो शिकार हो जाते हैं। सर मुझे लगता है ना, हर चीज़ समय मांगती है। जैसे आप किसी भी फील्ड में नए होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता है, पर जब आप समय बिताते हैं और आपकी अगर मेहनत सच्ची, आपकी लगन सच्ची है ना, तो आप सर पहुँच ही जाओगे। तो मैं नए जो उभरते हुए कलाकार हैं, मैं उनको बस यही सजेशन दूंगा कि पहले तो आप लोग लिख पढ़ के जाएँ मुंबई में, बिना पढ़े लिखे ना जाएँ, है ना। थोड़ी सी एक्टिंग की समझ ले लें, थोड़े नाटक पढ़ लें, है ना, थोड़ा अच्छा सिनेमा देख लें, अच्छे एक्टर्स को देख लें, रॉबर्ट डिनीरो से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर उनकी अच्छी अच्छी फिल्में, नसीर सर से लेकर, ये सब देखें। और उसके बाद से थोड़ा थिएटर अगर कर लें तो बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। वरना मुंबई के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप रिसर्च करिए, आप थोड़ा वहाँ पे समय दीजिए। सर मुंबई समय मांगता है, मुझे ऐसा लगता है, चीज़ें मतलब एकदम नहीं रहती, है ना। तो वहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और घर वालों को बिल्कुल बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा, और डटे रहना पड़ेगा। और सर हिम्मत नहीं हारनी। मतलब मैं कहता हूँ कि आप 10 ऑडिशन देते हो, 10 में रिजेक्ट हो जाते हो, और ऐसा हुआ है सर, मेरे साथ भी होता है। मैं कम से कम सर 5,000 ऑडिशन दे चुका हूँ। 5,000 में से मैं 4 साढ़े 4 ऑडिशंस मेरे रिजेक्ट हुए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हताश हो जाऊँगा। ठीक है, एक मौका नहीं आएगा, अगला आएगा, पर हमारा मेन काम क्या है, हमें मौके बनाते रहना है, हमें सही वक्त पे सही लोगों से मिल लेना है। मतलब मुझे लगता है कि बच्चे मतलब दरवाजे बहुत सारे हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं ऑडिशन देने। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि बस कास्टिंग डायरेक्टर्स पे जाना ही आपका एम नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई करो, रिसर्च करो, कोई फिल्म देखते हो उसका IMDb पढ़ो, देखो वो किसने लिखी है, कौन राइटर है, कौन डायरेक्टर है। पढ़ते 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 आप उन लोगों तक पहुँच जाओ ना, वो आपको किसी फिल्म फेस्टिवल में मिल जाएंगे, या प्रोडक्शन के बाहर मिल जाएंगे, या पता लगाओ कि वो कहाँ रहते हैं। मतलब आपको बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा। आप मिलो उन लोगों से, मेकर्स से मिलने की कोशिश करो। ठीक है, कास्टिंग वाला तरीका है, जैसे क्या बोलते हैं, एडमिशन लेना है तो ऑफिस जाओ, एडमिशन मिल जाएगा। पर उसके अलावा भी कई तरीके हैं जो वहाँ के बच्चे पास आउट से, उनसे पूछो कि यहाँ पे क्रैक कैसे करते हैं, क्या पता कोई वहाँ का ट्यूशन पढ़ाता है। मतलब हर चीज़ का तरीका होता है। तो तरीके बहुत सारे हैं, आप एक तरीके पे स्टक ना हो। एक तरीका काम नहीं करता, दूसरे पे पहुँचो, दूसरे पे नहीं पहुँचता, तीसरे पे पहुँचो, और अपने आप को रिचार्ज रखो, और पेरेंट्स से कनेक्शन रखो। क्योंकि मुंबई में आप जाते हो, काम काम काम, आपको काम नहीं मिलता, तो लोग बहुत सारे नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो माँ बाप के साथ संपर्क में रहो, घर भी आते रहो बीच बीच में, स्वार्थी मत हो जाओ कि यही करना है। क्योंकि मुझे लगता है एक्टिंग मेरी जिंदगी का एक पार्ट है, छोटा सा, सब कुछ नहीं है वो मेरे लिए। मेरी सबसे बड़ी लाइफ मेरे मॉम डैड हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनके साथ सोना, खाना, खुशी के लिए बिताना, वो मेरी सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आपके फ्रेंड्स ने जब आपको स्क्रीन पर देखा तो किस तरह की रिएक्शन आपके फ्रेंड की थी? तो सर क्या था, जब ये फिल्म मुझे मिली थी ना, तो मैंने किसी को नहीं बता रखा था। जब रिलीज हुई होगा अपने आप पता लगा। मैंने बस मेरे पापा मम्मी को बता रखा था, पापा एक फिल्म करने जा रहा हूँ लंदन में अक्षय कुमार सर के साथ। तो वो खुश हो गए थे। मुझे लगा पहले काम आ जाएगा, जब आ जाएगा तो पता लग जाएगा लोगों को अपने आप, तो मैंने बताया नहीं। पर जब उन्होंने फिल्म देखी सर, उनके रिएक्शन बड़े अजीब थे। सब मुझे बाकेलाल कहने लग गए। और फिल्म मेरी गर्लफ्रेंड थी सुनीता, तो कह रहे सुनीता कौन है सुनीता, तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लग गए। फिर वो लोग क्या कर रहे थे, फिल्म में क्या आ रहे थे, तो रिकॉर्डिंग मेरे सीन्स की वो मुझे भेजने लग गए, है ना।
और अच्छे अच्छे उन्होंने मेरे लिए पोस्ट किए, कमेंट्स किए और मोटिवेट किया, कह रहे कि नीरज जो तुमने हार्ड वर्क किया है वो धीरे धीरे दिख रहा है। किसी ने बोला कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें दिखता था कि कितनी मेहनत करते थे आप पहले से ही दृढ़ निश्चय थे कि आपको एक्टर ही बनना है। बीटेक के टाइम पे भी सर मेरा 2011 से ही था कि मैं वो एक्टर ही बनना है। तो वो सब सर वो लोग बोलते थे कि जो आप मेहनत कर रहे हो किसी को दिखती नहीं है, पर आप आज जब ये करके आ रहे हो तब आप ही को बताया कि उसके लिए आपने कितना किया है। क्योंकि सर मुंबई में दौड़ना, सुबह से शाम तक धूप में 9 से 9 रात तक खाने पीने का हिसाब नहीं है, जा रहा हूँ ऑडिशन दे रहा हूँ, लोगों से मिलना, तो नया नया गया था, है ना। तो सर बहुत जद्दोजहद करी है, पर वो एक एनर्जी थी शायद मेरे अंदर की और माँ बाप का सपोर्ट था, उसी ताकत की वजह से सर मैं अभी तक खड़ा हूँ सर, और आगे भी बढ़ूंगा सर, मुझे पता है। अब मूवी रिलीज हो गई है, मूवी स्क्रीन पर आ गई है, पेरेंट्स आपसे क्या बातें शेयर करते हैं? सर मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूँ। मेरे माँ बाप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, मतलब ज़्यादा हम सिंपल ही रहते हैं। खुशी भी होती है तो वो नॉर्मली जाहिर करते हैं, बस नॉर्मली अच्छा है। पापा तो मेरे खासकर, मम्मी फिर भी थोड़ा मेरे साथ मेरे पे गई है, मम्मी थोड़ी सी एक्साइटेड रहती हैं, है ना। तो अभी क्या हुआ सर कि धीरे धीरे ना मेरे यहाँ के अखबारों में बहुत आ रहा है, कवर हो रहा है, आर्टिकल्स आ रहे हैं अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी अखबारों में। और सबसे कमाल की बात क्या है कि अभी अमर उजाला में रिसेंट आर्टिकल आया था, तो वो तो काशीपुर में मतलब इंटरव्यू मतलब उन्होंने पूछा मेरे से, पर वो सर हमारे ना पौड़ी में भी आ गया गाँव में, और इस्तीफाकन उसमें मेरे माँ बाप की फोटो भी थी। तो मम्मी लोगों के लिए मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। मम्मी को बहुत अच्छा लगा। मेरे गांव से सर कॉल आया कि नीरज वो तुम्हारी मम्मी थी क्या, बीरा मम्मी थी क्या वो तुम्हारी? मैंने बोला हाँ। तो सर उन्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब छोटे शहर में सर धीरे धीरे उनको लोग बधाई दे रहे हैं। क्योंकि मेरे मोहल्ले में भी कई लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि नेगी जी ये क्या कर रहा है लड़का आपका, इसको जॉब कराओ, शादी करवा लो, मतलब ऐसी भी चीज़ें आती थी। तो मैंने बोला पहले मैं अपने को सेटल कर लूँ, जो मेरा पैशन है, शादी वगैरह तो हो ही जाएगी ना सर, पर अगर मैं अपना पैशन मार दिया मैंने, तो मुझे लगता है फिर इससे बड़ी मतलब दुख की बात कोई नहीं होगी ना। क्योंकि मैं कहता हूँ एक ही जीवन मिला है, उसमें अगर आपको अच्छा मौका मिल पा रहा है, आप कर पा रहे हो, आपको करना है, लेकिन मुझे लगता है सफल होना ज़रूरी नहीं है, पर जो आपको करना है आप उसकी राह पे आप खैर कोशिश करना ज़रूरी है। तो कोशिश करते करते अगर आप हार भी जाते हो ना, तो आपको अंदर से लगता है कि आपने जीवन में कुछ तो किया था, ट्राई तो किया था आपने। तो सर वही कोशिश चल रही है सर, और मुझे पता है मैं सफल होऊंगा सर, मेहनत करूंगा और अच्छी अच्छी फिल्में करूंगा, अच्छे फिल्में के साथ काम करूंगा, और अपने उत्तराखंड का, देश का, मम्मी पापा का, सबका नाम रोशन करूंगा। इस स्क्रीन पर जब आप बांकेलाल की भूमिका में थे, तो आपको पहली कॉल किसकी आई? फिल्म देखने के बाद कि मतलब फिल्म देखने के बाद तो सर मम्मी का ही कॉल आया सर सबसे पहले, उन्हें बहुत अच्छा लगा मम्मी को। हाँ सर, मम्मी का कॉल आया मुझे। और सर सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी मेंशन नहीं करी है, मैं अपनी पूरी इस कामयाबी का श्रेय हमारे डायरेक्टर हैं टीनू सुरेश देसाई जी, मैं उनको देना चाहूँगा सर। अगर टीनू सर नहीं होते तो मुझे लगता नहीं है कि ये फिल्म मेरे को मिल पाती। वो भगवान की वजह थी या टीनू सर, मतलब क्योंकि मैं उनसे 19 में मिला था कॉन्सिडेंटली, और मिलने के बाद मेरे को उनका कॉल आया सर 3 साल के बाद 22 में। फिर मेरे ऑडिशंस हुए, फिर चीज़ें हुई धीरे धीरे। तो इतना बड़ा डायरेक्टर से जिन्होंने रुस्तम बनाई अक्षय कुमार के साथ, जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, एंड इज अ वेरी स्वीट एंड जेन्युइन गाय। और इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है सर उन्होंने इस फिल्म की रिसर्च में कम से कम 6-7 साल लगा दिया। जब जसवंत सिंह जी जो जिंदा थे, तो वहाँ से लेकर उन्होंने पूरी जर्नी है रानीगंज की माइंस में, कहाँ पे क्या घटित हुआ, कैप्सूल कैसे बनी। तो सर जी सर, मतलब सर की वजह से ही, मतलब टीनू सर ने जो ब्रेक दिया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ टीनू सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नीरज जी, आप इस मूवी में एक्टर के अलावा आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी आप रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं इससे पहले भी एक वेब शो डायरेक्ट कर चुका हूँ, मतलब एज एन एडी काम कर चुका हूँ उसमें, गन्स एंड गुलाब्स में नेटफ्लिक्स का शो था। तो फिर क्या हुआ कि ये ना फिल्म जो है ये बहुत चैलेंजिंग फिल्म है सर, क्योंकि माइंस के ऊपर है, इसमें बहुत क्राउड है, पानी के अंदर सीक्वेंसेस हैं, देन ऊपर बहुत सारी स्टारकास्ट देखोगे आप इस फिल्म की, कुमुद मिश्रा, पवन मल्होत्रा, बहुत बहुत ग्रैंड फिल्म है सर ये। और क्या था सर, इसमें बहुत सारी डायरेक्शन टीम की ज़रूरत थी। तो सर ने बोला था कि बेटा अगर तुम्हारा क्या है बेटा, संजोग से सर ऐसा हो गया कि जो मेरे जितने भी हमारा चंक था माइनर्स का, वो सारा रानी मतलब कोल माइंस का जो चंक था वो सारा खदान के अंदर था, और अक्षय जी और जितने भी कुमुद जी सब एक्टर्स थे उन सबका ऊपर था, माइंस के ऊपर। तो पहले हमने वो चंक किया। तो सर ने बोला बेटा पहले वो चंक में आप हमको हेल्प करो एज एन एडी। तो मैं इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन में भी रहा। तो प्री प्रेप जो हुआ पूरा फिल्म का, प्रोडक्शन हाउस पूजा फिल्म्स के अंदर, तो मैं वहाँ रहता था। सारे कास्टिंग से लेकर, प्रोडक्शन से ओरिएंटेड चीज़ लेकर, डायरेक्शन से लेकर कि क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, कैसे करना है, प्लान करना है, कहाँ रेकी, कहाँ लोकेशन फिल्म की शूटिंग होगी, ये सब चीज़ों में रहता था। उसके बाद पहले हमने अक्षय कुमार सर और सबके चंक पूरे करे, और जब वो सब चीज़ें हो गई
उसके बाद सर हमारा चंग शुरू हुआ। तो मेरे लिए बड़ी ब्यूटीफुल जर्नी हुई है, क्योंकि सर ये लोगों को ऐसा नसीब नहीं मिल पाता। लोग क्या करते हैं, एक फिल्म में एक्टिंग करते रह जाते हैं या एक्टिंग ही कर पाते हैं, पर मैंने दोनों चीज़ें कंप्लीटली करी। मैंने एज एन डायरेक्शन भी, एज एन एडी भी, मैं थर्ड एडी हूँ उस फिल्म में, थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो इस फिल्म में मैंने एज एन एडी भी पूरा इक्वली काम किया। और नसीब की बात ये थी कि मैंने अक्षय कुमार सर को पहले दिन से लेकर एंड के दिन तक मैंने पूरा प्रोसेस एंजॉय किया। इनफैक्ट जो गाने थे फिल्म के, जैसे इसका गाना है बड़ा फेमस, जलसा गाना है इस फिल्म का, तो जलसा गाना मैंने पूरा, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था उस गाने में भी। 2 लाइन आप सुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? मैं जलसा की तो नहीं सुनाऊंगा, पर इस फिल्म का जो मेरा फेवरेट गाना है उस गाने का नाम है जीतेंगे। तो वो गाना मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। तो गाने का जो कंपोजर है वो आरको मुखर्जी ने किया है, और गाना इसने गाया है बी प्राक जी ने। तो ये गाना तब आता है जब माइनस फंसे होते हैं और अक्षय कुमार जी कैप्सूल बना रहे होते हैं, तो लोग जद्दोजहद चल रही होती है। तो जीतेंगे है गाने का नाम। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों को अपनों से जोड़ेंगे। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए नीरज नेगी। तो ये थे हमारे साथ नीरज नेगी जो बॉलीवुड एक्टर है, और फिल्म रानीगंज में नीरज ने काम किया है। और इस फिल्म में एक कोयले की खदान है जिसमें 65 मजदूर फंस जाते हैं, उनका रेस्क्यू किया जाता है। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।